मेरा सेंस है कि अगले 5 से 7 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होगा। आपको देखकर हैरानी होगी कि सोलर के मामले में हम अब दुनिया में तीसरे सबसे बड़े रैंक पर हैं। वेलकम टू मार्केट पिलर्स अनकवर्ड। ये एजुकेशनल सीरीज है जहां हम आपको लाते हैं पावरफुल इंसाइट्स उन लीडर्स से जो इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को शेप कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं एक इंडस्ट्री वेटरन मिस्टर विकास अग्रवाल, फाउंडर और सीईओ ऑन ऑफ अल्टपोर्ट एक्सपर्ट्स। एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने अपने फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम्स के जरिए खुद को एक आइकॉनिक फिगर के रूप में स्थापित किया है। भारत भर के एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई निवेशकों के लिए अल्टपोर्ट एक्सपर्ट्स एआईएफ्स, पीएमएस, गिफ्ट सिटी फंड्स, एनआरआईज के लिए इन्वेस्टमेंट्स और कई अन्य ऑफरिंग्स में अनमैच्ड एक्सपर्टीज देता है और इन्वेस्टर्स को 10 देशों में 500 करोड़ से ज्यादा डिप्लॉय करने में मदद करता है। इस एपिसोड में हम डाइव करेंगे एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स, गिफ्ट सिटी फंड्स, पीएमएस और एआईएफ स्ट्रैटेजीज को समझने में, इंडिया के इकोनॉमिक आउटलुक और हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज जो भविष्य को शेप कर रही हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मनी टीवी में होना मेरे लिए प्लेजर है। वैसे ही चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे बिग पिक्चर के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मैक्रोज कैसे शेप हो रहे हैं। तो आपकी एक्सटेंसिव रिसर्च और इन्वेस्टिंग में रिच एक्सपीरियंस को देखते हुए आप इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं अब आगे, और शायद 2030 तक आउटलुक कैसा है और आप इसे कैसे शेप होते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल, तो इस सवाल के लिए धन्यवाद। तो आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को 2047 के अपने विजन के बारे में बात करते सुना होगा। इंडिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन जब आप इसे 5 से 6 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम लगभग $4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के साइज पर हैं और हमारी नॉमिनल ग्रोथ लगभग 12% है। तो अगर आप किसी भी चीज को 12% के हिसाब से 6 साल तक ग्रो करते हैं तो इकोनॉमी डबल हो जाती है। तो असल में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगले 6 सालों में ये $4 ट्रिलियन इकोनॉमी $8 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है। इसे दूसरे तरीके से देखने पर यही बात है कि हम 4th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से ये किसी भी निवेशक के लिए इंडिया में निवेश करने के बारे में सोचने का सबसे सुरक्षित समय है। तो एक तरह से हम ग्लोबल बनते जा रहे हैं। एक और दूसरा ये है कि 2031 या 32 तक इकोनॉमी का साइज लगभग 7.5 से $8 ट्रिलियन के बीच होगा। तो ये वही टाइप का अपॉर्चुनिटी है जो हम देखते हैं। इस ऑप्टिमिज्म के पीछे क्या है? कौन से मुख्य ड्राइवर्स और बड़े सेक्टर्स इस ग्रोथ को ड्राइव करेंगे? आप इकोनॉमी के साइज को डबल करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं जो इसके फोरफ्रंट में होंगे? तो यहाँ 2-3 बातें हैं। आपको देखना होगा कि इकोनॉमी ने अब तक किस तरह का ग्रोथ देखा है। अब हम सब हैरान हुए जब हमने देखा कि इस बार जीडीपी नंबर ज्यादा क्लॉक हुआ। ऐसे नंबर पहले कभी नहीं देखे गए थे। तो एक बात यह है कि जब आप जीडीपी देखते हैं तो 3 चीजें होती हैं। आप जानते हैं, सर्विसेज हैं जो टॉप हैं, फिर उनके बाद एग्रीकल्चर आता है और तीसरा है आपका मैन्युफैक्चरिंग जो इसे सपोर्ट कर रहा है। मेरा सेंस है कि अगले 5 से 7 सालों में एक चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी वो है रिन्यूएबल एनर्जी। आपको देखकर हैरानी होगी कि सोलर के मामले में हम अब दुनिया में तीसरे सबसे बड़े रैंक पर हैं। तो इंडिया वो इंडिया नहीं है जो पहले रैंकिंग में 8वीं, 9वीं या 10वीं पोजीशन पर होता था। अब जब मैं कहता हूं कि हम 4th लार्जेस्ट हैं तो आप देखेंगे कि इंडिया उस सेक्टर में, जो की सेक्टर में बात कर रहा हूं, पहले ही 4th या 3rd रैंक लेने लगा है। एक और सेक्टर जिसके बारे में मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं वो है डिफेंस सेक्टर। आप जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है, जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं कि हमने डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत इन्वेस्ट किया है और इसके रिजल्ट के तौर पर मुझे स्ट्रांगली लगता है कि ये सेक्टर ग्रोथ के मामले में बड़ा लीप लेने वाला है। एक और चीज है फार्मा हिस्टोरिकली हमेशा से एक सबसे बड़ा सेक्टर रहा है। ये बात बदलती नहीं कि हम दुनिया के ज्यादातर लोगों को मेडिसिन सप्लाई करते हैं और इसलिए मैं कहूंगा कि फार्मा एक और सेक्टर है जिस पर हम बहुत बुलिश हैं। और खासकर फार्मा के अंदर हेल्थ केयर, जिसे मैं मानता हूं कि ग्रो होने वाला है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो मैं, तो ज्यादा फार्मा या ज्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज और डायग्नोस्टिक्स आदि
हाँ क्या यही वो एरिया है जिसमें आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल, तो मैं कहूँगा ज्यादा हेल्थ केयर और सर्विसेज में, जैसे कि अब आप हॉस्पिटल्स देखते हैं, ये कभी किसी के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं माना जाता था, लेकिन अब देखें बेड्स की संख्या, उनका ऑक्यूपेंसी और वह टेक्नोलॉजी जो इसे सपोर्ट कर रही है, और ये अब एक की सेक्टर बन गया है, और इसलिए कई नए प्लेयर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं। हाँ, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत बड़ी वैल्यू माइग्रेशन होने वाली है। तो इंडिया अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर है जहां नए थीम्स आ रहे हैं, और ये थीम्स इंडिया में अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। आपने ऑलपोर्ट एक्सपर्ट्स की फाउंडेशन की है। बिल्कुल, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ी जानकारी दे सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कोई बड़े माइलस्टोन्स जो आपने अचीव किए हैं बिल्कुल, तो अब तक? तो इससे पहले कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन की बात करूं, चलिए मैं अपने अनुभव के बारे में बताता हूं। तो मैंने इंडस्ट्री में लगभग 2.5 दशक का समय बिताया है, और एक ऑब्जर्वेशन जो मैंने किया वो ये है कि खासकर अल्टरनेट्स बहुत स्कैटर्ड थे, यानी कि वे अच्छे क्वालिटी पोर्टफोलियो मैनेजर्स थे, लेकिन उन्हें अच्छे लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स तक एक्सेस नहीं था, और अच्छे लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स थे, लेकिन उन्हें हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो मैनेजर्स तक एक्सेस कभी नहीं मिला। वैसे ये हाई क्वालिटी मैनेजर्स अक्सर उन सो कॉल्ड लार्ज वेल्थ आउटफिट्स के बोर्ड में होते थे, जहां ये लोग हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो मैनेजर्स की डेस्टिनी डिसाइड करते थे। तो मैं ये बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था, और इसलिए मैंने सोचा कि 2020 में कोविड के समय यह एक अच्छा समय है। तो कोविड के समय मैंने सोचा कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं, आल्टपोर्ट, जहां हम ये लोग इनवाइट करें। जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाहता था वो ये था कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स को इनवाइट करके एक प्लेटफॉर्म और इकोसिस्टम बनाया जाए, ताकि यह बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और लोग लंबी अवधि का मूल्य बनाने में कॉन्फिडेंट हो सके। तो हम इसे इस तरह करते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म बेसिकली हाई क्वालिटी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर करता है, जहां न्यूनतम टिकट साइज 1 करोड़ है, जैसा कि नियम के अनुसार है, और पीएमएस, जहां फिर से न्यूनतम टिकट आकार 50 लाख है। ये HNI और अल्ट्रा HNI और कुछ फैमिली ऑफिस के लिए है, और इसी तरह हम उन्हें वैल्यू क्रिएट करने में मदद करते हैं। इस मार्केट का एक बड़ा हिस्सा इस सेगमेंट का NRIs भी हैं। हाँ। तो अगर आप हमें प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा सा बता सकें, टैक्सेशन और आप जानते हैं NRIs के अन्य इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ एक डिस्क्लेमर है कि देखिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, इसीलिए टैक्सेशन एस्पेक्ट पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इंडस्ट्री प्रैक्टिस के बारे में बात कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपने NRI की बात की। देखिए NRI के बारे में सबसे पहले मैं यहाँ एक डेटा पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। अब जानते हैं इन NRIs की नेटवर्थ क्या होती है। आप जानते हैं हमने अभी बात की कि इकोनॉमी का टोटल साइज लगभग $4 ट्रिलियन है, और कुछ एनालिसिस और रिसर्च ये बताती है कि ये NRIs जो एक समय पर इंडियंस थे और बाद में नॉन रेजिडेंट बने, उन्होंने विदेश जाकर लगभग उतनी ही नेटवर्थ क्रिएट की है। तो अपॉर्चुनिटी ये है कि लगभग $4 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, वही उसका साइज है। तो इन NRIs ने समय के साथ ये रियलाइज किया है। एक समय था जब कोई इंडिया के बारे में बात ही नहीं करता था, लोग यूएस में हो रही ग्रोथ से बहुत फैसिनेटेड थे, या यूके के कुछ हिस्सों में, लेकिन अब उन्होंने रियलाइज किया है कि उन्हें वापस इंडिया में इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि इंडिया दुनिया के सबसे फास्ट ग्रोइंग इंजिन्स में से एक है। यही भविष्य है। इसलिए इन NRIs के साथ जो हम अपने प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और हम लगभग 900 करोड़ के आसपास मैनेज करते हैं, वह ये है कि ये NRIs इन्वेस्ट करने में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और वे इंडियन कैपिटल मार्केट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। पहले ये काफी डिफिकल्ट हुआ करता था, यानी कि एक NRI के तौर पर आपको टैक्सेशन के मामले में और फंड्स की अवेलेबिलिटी के मामले में बहुत सारी इश्यूज आती थी, क्योंकि वहाँ यूएस की यानी NRI इन्वेस्टर्स को टैक्सेशन और फंड अवेलेबिलिटी में रिस्ट्रिक्शन होती थी। बहुत कम फंड हाउसेस थे जो तैयार थे और यूएस से फंड्स एक्सेप्ट करते थे। तो इसलिए अब उनके लिए इन EIFs एंड PMS मैनेजर्स के जरिए एक्सेस पाना और भी आसान हो रहा है, और इन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना, खासकर इक्विटी और प्राइवेट इक्विटी में। तो इस सब के बीच गिफ्ट सिटी फंड्स का रोल कहाँ आता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इस सवाल के लिए धन्यवाद। ये चीज इंडिया में बहुत अच्छे से शेप हो रही है। तो गिफ्ट सिटी में क्या हो रहा है? 2 चीजें हैं। एक, आप गिफ्ट सिटी के जरिए आपके पास इनवर्ड फंड्स होते हैं और फिर आउटवर्ड फंड्स भी होते हैं। बिल्कुल। इनवर्ड फंड्स का मतलब ये है कि आप जानते हैं अगर आप NRI के तौर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो एजेंटली इंडियन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं।
आप फंड्स में डॉलर टर्म्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और डॉलर टर्म्स में ही रिडीम भी कर सकते हैं। तो लोग पैसा वापस रुपया में लाना नहीं चाहते, वे पैसा या तो डॉलर में रखना चाहते हैं या जिस कंट्री में वे हैं अपनी करेंसी में ही रखना चाहते हैं। तो गिफ्ट सिटी इनवर्ट फंड के जरिए वे इंडियन कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाहर बैठे हुए हायर रिटर्न्स का लाभ उठा सकते हैं और पैसा डॉलर में वापस ले सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो आपके पास $2,50,000 तक इन्वेस्ट करने की लिमिट होती है। आप इंडिया में रहते हुए अदर इमर्जिंग मार्केट्स या डेवलप्ड इकोनॉमीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे यूएस में मार्केट्स। इसे करने के दो तरीके हैं, या तो आप जाकर कंपनीज आइडेंटिफाई करें, खुद रिसर्च करें और इन्वेस्ट करें, या फंड मैनेजर्स के जरिए करें। दूसरा तरीका गिफ्ट सिटी के जरिए फंड मैनेजर्स के साथ इन्वेस्ट करना है। आप पूरे ग्लोब में इन्वेस्ट कर सकते हैं और विदेश में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई करें। तो इन सभी प्रयास के कारण एनआरआई के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना कितना आसान और एक्सेसिबल हो गया है, और इसके उल्टा भी। आप आगे इसे कैसे शेप होते हुए देख रहे हैं? खासकर एनआरआई का पैसा हमारे देश में आ रहा है, अगले 4 से 5 साल में इस ट्रेंड के आगे बढ़ने की क्या संभावना है? मैं आपको यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स देता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे या देखकर हैरान होंगे कि 350 फंड्स गिफ्ट सिटी के तहत रजिस्टर हो चुके हैं पिछले 1.5 साल में। वाह, ये एक चौंकाने वाली संख्या है। देखिए, इस तरह की ग्रोथ, और ये सभी अब ऑनलाइन हो चुके हैं। एक समय था जब आपको 25 से 30 पेपर्स पे साइन करना पड़ता था, आप जानते हैं, पेजेस वगैरह, लेकिन अब ये पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है। सिर्फ 10 मिनट में सब पेपरलेस है, सब कुछ पेपरलेस। 10 मिनट में आप अपना अकाउंट सेट कर सकते हैं, केवाईसी पूरा कर सकते हैं और इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। अब ये इतना आसान हो गया है, और यही चीज एनआरआई बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि एक समय था जब लैंड ऑफ लॉ ये सजेस्ट करता था कि आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले इंडिया में होना चाहिए। अब मान लीजिए आप दुबई में हैं और यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वहां बैठे बैठे 10 मिनट में आप अपना अकाउंट सेट कर सकते हैं। 24 घंटे के भीतर आपका अकाउंट फंड के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये वाकई बहुत अच्छा है। ये काफी एक्सेसिबल है और सब कुछ इतना सीमलेस बना रहा है। बिल्कुल। और जब आपको पैसा चाहिए तो 2-3 दिन के अंदर जो भी टर्म्स और कंडीशंस हैं, आप अपना पैसा डॉलर में वापस पा सकते हैं। तो ये काफी स्मूथ है। हाँ, परफेक्ट। मैं एआईएफ और पीएमएस की बात भी वापस करना चाहती हूँ, जिस बारे में आप पहले मेंशन कर रहे थे। जरूर। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या एचएनआई और एनआरआई के लिए इंडिया में पैसा पार्क करने के लिए यही सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं? मैं ये नहीं कहूंगा कि पैसा बनाने का यही एक ही तरीका है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि थोड़ा पीछे जाकर देखें। हर्षद मेहता स्कैम के बाद 1996 में म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत हुई और लोगों ने स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू किया और म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेटर्स के द्वारा रेगुलेट किया गया। तो पहला सवाल ये है कि हमें इसे समझना होगा, और यही बात ज्यादातर इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं। जब म्यूचुअल फंड पहले से मौजूद हैं तो फिर हमें एआईएफ और पीएमएस की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ब्रॉडली देखें तो रेगुलेटर को इंडस्ट्री का फादर माना जाता है, और एक रेगुलेटर के तौर पर उसके 3 चिल्ड्रेन होते हैं। सबसे पहला है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, ठीक है, वह बड़ा बेटा है। आप जानते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज लगभग 75 लाख करोड़ है। ये छोटे से छोटे शहर तक पहुंच चुका है, और मिड साइज्ड इन्वेस्टर्स जो शायद महीने में 1 लाख रुपए कमाते हैं, वे भी एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड अच्छा है। अब अगर आप पिछले 30 सालों का डेटा देखें तो बेंचमार्क ने लगभग 11 से 12% की ग्रोथ दी है, और अगर आप सबसे खराब म्यूचुअल फंड भी लेते तो भी यह लगभग 12.5 से 13% की ग्रोथ देता। तो इसने इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट की है। अब देखें कि इसे कैसे करें। सवाल यह है कि हमें सबसे पहले एआईएफ और पीएमएस की जरूरत क्यों है? रेगुलेटर ने सोचा कि कुछ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पोर्टफोलियो कस्टमाइज करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप 2 अन्य इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के जरिए इन्वेस्ट करें जो एआईएफ और पीएमएस हैं। पीएमएस में आप अपने हिसाब से पोर्टफोलियो कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आप इंडियन इकोनॉमी के लिए बुलिश हैं और आप अपना पोर्टफोलियो डिफेंस सेक्टर में बनाना चाहते हैं, जैसा कि हमने बात की। आप पीएमएस के जरिए पूरा डिफेंस सेक्टर पोर्टफोलियो ले सकते हैं। यही तरह का मैंडेट आप ले सकते हैं। दूसरी तरफ एआईएफ्स के जरिए, मुझे 1 मिनट चाहिए इसे एक्सप्लेन करने के लिए। आपके ऑडियंस के लिए यह समझना आसान होगा कि एआईएफ में 3 अलग अलग कैटेगरीज है। टाइप 1 जो बेसिकली स्टार्टअप्स में निवेश करता है, और ये एंजल फंड्स कहलाते हैं, और यहाँ मिनिमम टिकट साइज को 1 करोड़ से घटाकर 25 लाख कर दिया गया है। इसके
एंजल फंड्स। फिर है टाइप 2 जो बेसिकली प्राइवेट इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे लेट स्टेज कंपनियां, प्राइवेट क्रेडिट, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग और दोनों का कॉम्बिनेशन। श्रेणी 2 में आप नॉन प्रोमोटर और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कैटेगरी 1, 2 और 3 के बीच यह ऑप्शन उपलब्ध है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इंडस्ट्री का साइज सिर्फ 15 साल में लगभग 2,50,000 करोड़ तक पहुंच गया है, क्योंकि 2012 में इस AIF इंडस्ट्री को रेगुलेट किया गया। और फिर है कैटेगरी 3 जो या तो अनलिस्टेड और लिस्टेड दोनों में इन्वेस्ट कर सकता है या और भी आगे जा सकता है। ये लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो बना सकता है या लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो भी बना सकता है। तो ब्रॉडली AIF स्पेस में ये 3 कैटेगरीज हैं। दूसरी तरफ PMS के बारे में मैं इसे आपके ऑडियंस के लिए आसान बनाता हूँ। PMS में क्या होता है कि आप जो कर रहे हैं वह बेसिकली ये है कि आप पोर्टफोलियो मैनेजर को रिटर्न की पावर देते हैं और उन्हें मैंडेट देते हैं कि वे आपकी तरफ से इन्वेस्ट करें। बस यही आप कर रहे हैं और आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसीलिए ये सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका पोर्टफोलियो साइज करोड़ों में हो और जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो इन सभी कैटेगरीज में और जाहिर है AIF एंड PMS में से जो आपने हमें एक्सप्लेन किया सबसे पॉपुलर क्या है अभी नंबर्स के हिसाब से? NRI निवेशकों और HNI, अल्ट्रा HNI के लिए? हाँ, NRIs ज्यादातर AIFs चूज कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि उनके लिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना आसान हो जाता है, जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे। और साथ ही AIF अब इंडिया में अच्छे से रेगुलेटेड है और गिफ्ट सिटी प्लेटफॉर्म के तहत भी अच्छे से रेगुलेटेड है। और AIFs की संख्या, एक और नंबर जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ ये है कि पिछले 13 सालों में इस AIF इंडस्ट्री में हमारे पास 2000 से ज्यादा AIFs हैं जिन्हें रेगुलेटर ने अप्रूव किया है। और ये AIFs मुख्य रूप से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए NRIs इन्हें चूज कर रहे हैं। तो मान लीजिए जो भी अभी हमारा शो देख रहे हैं वे AIF या PMS में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं, कुछ बेसिक क्राइटेरिया क्या हैं? मान लीजिए 3 पॉइंट्स जो ध्यान में रखने चाहिए जब आप डिसाइड करें कि कौन सा AIF या कौन सा PMS में अपना पैसा लगाना है। बिल्कुल, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, आसान नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक ये कि हम इसे जिस तरह देखते हैं, क्योंकि हमारा फुल टाइम काम पूरा रिसर्च करना है, हम एक रिसर्च ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है और जैसा कि मैंने कहा 2000 AIFs हैं और 1047 PMS स्कीम्स हैं जो रेगुलेटर द्वारा अप्रूव हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास लगभग 350 गिफ्ट सिटी AIFs और PMS हैं, तो टोटल साइज लगभग 2500 है। अब 2500 में से 1 या 2 चुनना, सोचिए कितना मुश्किल है। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम अपना 50 से 60% समय ये समझने में बिताते हैं कि फंड मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर अपने साथ कौन सा पेडिग्री लाता है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन की DNA कैसी है। जैसे आप म्यूचुअल फंड चुनते हैं उसी तरह। हाँ, कुछ हद तक। और साथ ही कुछ और एस्पेक्टोस भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हमारे पास लगभग 57 अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनके जरिए हम हर स्कीम और पोर्टफोलियो मैनेजर को इवैल्यूएट करते हैं। लेकिन ब्रॉडली आप जो कह रहे हैं सही है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि फंड मैनेजर कौन है, क्योंकि आखिर में आप हॉर्स पर नहीं बल्कि जॉकी पर भरोसा कर रहे हैं। तो आपको सच में ये देखना होगा कि फंड मैनेजर कौन है और उसके बाद अंडरलीइंग स्कीम। आपको ये भी समझना होगा कि स्कीम का उद्देश्य क्या है और फंड मैनेजर के पास उसमें किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता तो 2 चीजें देखें, ट्रैक रिकॉर्ड और फंड मैनेजर का पेडिग्री। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोर्टफोलियो की क्वालिटी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2-3 चीजें आपको ब्रॉडली ठीक लगती हैं तो आप शायद इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं क्वालिटी वाले पार्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ। अब आप ये कैसे इंश्योर करेंगे, खासकर एक ले इन्वेस्टर या जो अभी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए, उनका इस स्पेस में उनका जर्नी, आप कैसे समझते हैं कि क्या है एक गुड क्वालिटी पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? बिल्कुल, तो ज्यादातर समय जो होता है वो ये है कि, और मैं हमारे निवेशकों को ब्लेम नहीं करता, वे पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं और अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो वे वहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा काफी नहीं होता। हाँ, मेरा दिल दुख जाता है जब मैं ये एक्सीडेंट्स होते देखता हूँ। और दुर्भाग्य से, जैसा कि मैंने कहा, ये एक अत्यधिक बिखराव वाली इंडस्ट्री है। आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां ये सारी जानकारी एक साथ मिल जाए, जैसा कि इंडिया में म्यूचुअल फंड्स में होता है। हम यही कोशिश allportfunds.com पर करते हैं।
तो मेरा सजेशन ये होगा कि उन्हें क्या देखना चाहिए। जब मैं क्वालिटी की बात करता हूँ तो क्वालिटी आपके लिए कुछ और हो सकती है, किसी और के लिए कुछ और, मेरे लिए ये कुछ और हो सकता है, आपके निवेशकों के लिए कुछ और। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप पोर्टफोलियो मिक्स देख रहे हैं तो 2-3 चीज़ें हैं जो हम करते हैं, वे इसे करना चाहिए। पहला, आपको ये देखना चाहिए कि पोर्टफोलियो लेवल पर अर्निंग्स क्या है, क्योंकि जब आप ये गुड क्वालिटी कंपनियां खरीदते हैं तो आप देखेंगे कि अर्निंग्स स्टेबल रहती हैं। और जब मैं अर्निंग्स देखता हूं तब आप पोर्टफोलियो का पीईजी रेशियो भी देख सकते हैं। पीईजी क्या है? जब आप पीईजी रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो आपको समझ आता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर बेंचमार्क को बीट कर पाएगा या उसने कुछ कंपनियों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, जो ये दिखाता है कि टेबल में टर्न अराउंड स्टोरी आ सकती है, और अगर टेबल नहीं बदलता तो इसे शायद बैड पोर्टफोलियो माना जाता है। तो इसलिए डिसाइड करने से पहले आपको बहुत रिसर्च करनी होगी। ये पॉइंट्स काफी वैलिड और एक्शनेबल हैं, लेकिन मैं थोड़ा मार्केट से हटकर आपसे बात करना चाहती हूँ। आपके मार्केट एक्सपीरियंस और लर्निंग्स ने आपको सिर्फ एक इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में भी कैसे शेप किया है? क्या आपके कोई ऐसे की माइलस्टोन्स हैं जो आपके लिए सच में लाइफ चेंजिंग रहे हों? मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो था जब मुझे यूएस में बर्कशायर हैथवे का एजीएम अटेंड करने का मौका मिला, और मुझे मौका मिला दुनिया के सबसे अमीर इंसान मिस्टर वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर को सुनने का अनुभव हुआ, और उन्हें लाइव सुनकर वो सीखना कि जिसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, जो उन्होंने बताया। एक और सीखी चीज थी वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये वो 2 चीजें हैं जो मेरे साथ लंबे समय तक रही, और वहां से लौटने के बाद यूएस जाने से पहले मैंने कोई भी पेपर्स नहीं पढ़े थे। वापस आने के बाद मैंने सभी पेपर्स पढ़े जो उन्होंने बर्कशायर हैथवे में अपने शेयर धारकों को भेजे थे। ये कंपनी 1957 में शुरू हुई थी, समया, और इसे पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे पढ़ाई का कितना शौक है। इसलिए अब मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने कम से कम 1 किताब पढूं और साल में 12 किताबें पूरी करूं। तो कह सकते हैं कि अब ये आपके शौक में से एक बन गया है, यानी रीडिंग। और क्या ये सब इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है? लिटरेचर मोस्टली, हाँ। इसके अलावा कोई और हॉबीज या इंटरेस्ट्स हैं जो आपको अनवाइंड करने में मदद करते हैं और थोड़ा पर्सनल मी टाइम देते हैं? मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो मौका मिले तो मैं ट्रैवल करना बहुत पसंद करूंगा। और ट्रैवल के दौरान मैं कुछ तरह की इमेजिनेशन करता हूं जो मुझे और प्रोडक्टिव बनाता है मेरे काम में। एक और चीज है, वो है ट्रैवलिंग और लोगों को ऑब्जर्व करना। बहुत बढ़िया विकास, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के लिए इतने मीनिंगफुल और एक्शनेबल इंसाइट शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शो में आपका जुड़ना शानदार अनुभव रहा। यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सच में मार्केट पिलर्स अनकवर्ड बाय मनी टीवी का बहुत आनंद लिया। आप लोग शानदार काम कर रहे हैं, इसकी मैं तारीफ करता हूँ, और आपको मेरी बेस्ट विशेस। धन्यवाद, और फिर से यहाँ आने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। इस एपिसोड का मार्केट पिलर्स अनकवर्ड में बस इतना ही। और हाँ, ज्यादा इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस के लिए इंडिया के लीडिंग मार्केट वॉइसेस के साथ मनी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार तक स्मार्ट इन्वेस्ट करें और इन्फॉर्म रहें।